तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके बाद डीबीएमएस का आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर भी 3 स्कीमा रहते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि डेटाबेस में एक्चुअली डेटा कहाँ पे पड़ा होता है, उसके साथ कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, और डीबीएमएस और दूसरा टॉपिक है डीबीएमएस लैंग्वेजेस, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि डेटा के साथ कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर के हमें हमें पढ़ना था। तो फर्स्ट लेक्चर की तरफ हम जाते फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते कि थ्री स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो थ्री स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पे क्या है कि एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर जो इंटरनल लेवल और डेटाबेस जो लास्ट में लिखा हुआ है ये दोनों एक ही है। मतलब ये आपको डेटाबेस एज ए रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब इंटरनल लेवल उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो फिजिकल डेटा होता है। मतलब आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां से आप डेटा ले सकते हो, मतलब वो एग्जिस्टेंस होता है उसका। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे एक ही तरीके की। फिर उसके बाद आता है भी कॉन्सेप्चुअल लेवल, मतलब वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ आपका कि जो भी आपका डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसकी एक मिरर इमेज आपको देगा। जब भी यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ तो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके बीच में एक मिरर इमेज होती है जिसको वो डायरेक्टली जिसकी मदद से वो इंटरनली चेंज कर सकता है। पहले कहाँ पे चेंजेस होगा, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर चेंजेस होगा और उसके बाद वो इंटरनल लेवल के अंदर चेंजेस होगा। मतलब भी कभी भी आप डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है तो आपका वो परमानेंटली डेटाबेस नहीं होता, मतलब फिजिकली डेटाबेस नहीं होता, वो आपका क्या होता है, ऑलवेज मिरर इमेज होती है। ठीक है, जो मिरर इमेज है जहाँ से डेटा मुझे दूसरी या एप्लीकेशन में भेजना है या फिर यूजर को बताना है या फिर यूजर एंड को भेजना है या दिखाना है, कितना डेटा दिखाना है, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, ये दोनों एक्सटर्नल है, मतलब किसी भी पीसी या वेब एप्लीकेशन में आप यहाँ से भेज दोगे, इसलिए आपको यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कितने भी एक्सटर्नल लेवल बना सकते हो। ठीक है, तो ये स्कीमा पूरा आपको ये डिफाइन करता है कि कहाँ पे एक्चुअली डेटा पड़ा होता है और बीच में कौन सा डेटा होता है, उसको कहाँ से भेजना होता है, तो वो चीजें इसके अंदर हमें दिखाई दी है। तो उसका यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड आंसी और स्पार्क। ठीक है, तो जो हमें हमने हमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायग्राम दिखाई दे रहा है तो उस डायग्राम को आप आंसी और स्पार्क आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो और थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला स्कीमा कौन सा है, इंटरनल स्कीमा है, फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है और तीसरा है एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है दिस फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक डेटाबेस। जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं तो उसका उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, मतलब वो फ्रेमवर्क वो यहाँ से यूज करता है। फिर है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। मतलब दो तरीके के अलग अलग तरीके से आप उसको डिवीजन कर सकते हो। पहला पार्ट क्या हो गया भाई, इंटरनल, जहाँ पे बहुत सारा आपका डेटा फिजिकली पड़ा होता है और उसमें से आपको किस यूजर को कितना भेजना है तो वो कौन डिसाइड करता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल डिसाइड। मतलब आप सेपरेट हो जाओगे भाई, इंटरनल के अंदर वो एंड यूजर है, डायरेक्ट कोई चेंजेस कर सकता नहीं है। ठीक है, तो ये एक लेवल हो गया। उसके बाद थ्री स्कीमा तो हमें पता चला भाई इसके अंदर तीन चीजें होती है, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्ट और इंटरनल स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। फिर आता है कि उसके अंदर कैसे हम यूज करते हैं, इंटरनल स्कीमा के अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इंटरनल लेवल हैज एन इंटरनल स्कीमा, इंटरनल लेवल को यहाँ पे इंटरनल स्कीमा भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है और किस फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको वो डिस्क्राइब करता है, मतलब जो भी डेटा है वो ओरिजिनली पड़ा हुआ है कहाँ है, इंटरनल के अंदर ही, इंटरनल स्कीमा के अंदर ही। ठीक है, तो इंटरनल लेवल को इंटरनल स्कीमा भी बोलते हैं और उसके अंदर एक्चुअली क्या पड़ा होता है, बहुत जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है इंटरनल लेवल। द इंटरनल स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटरनल स्कीमा को फिजिक भी बोलते हैं, फिजिकल डेटाबेस भी, फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, द फिजिकल लेवल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल।
मतलब वो क्या कहता है कि जो भी आपने डेटा स्टोर करवाया है उसको वो डायरेक्टली आपके सामने दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको डेटा के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी को लो लेवल पर ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भाई कॉन्सेप्चुअल लेवल को, तो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है कि जो भी आपकी फिजिकल डेटा था उसको वो मिरर इमेज में कन्वर्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ये इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्ट लेवल पे वो डेटाबेस के अंदर जो भी स्कीमा पड़ा है उसको वो डिस्क्राइब करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ होल डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा, फील्ड्स, टेबल, जो भी उसके अंदर डेटा पड़ा है उसको वो क्या करता है, उसके होल मतलब पूरे डेटाबेस को वो डिस्क्राइब कर सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मैंने जैसे भी बोला कि इंटरनल के अंदर जैसे भी फिजिकल डेटा पड़ा हो, किस तरीके का पड़ा हो, उसको वो ये क्या होती है, उसकी मिरर इमेज होती है। ठीक है, तो ये जितना डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ वही यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर सकता है। द कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब what data are to be stored in database and also what relationship exist among the data। तो ये क्या कहता है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द व्हाट डेटा आर टू बी स्टोर, कौन से डेटा को मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, और उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसके साथ कौन सी रिलेशन बनानी है और कौन सी रिलेशन उसकी एग्जिस्ट है वो भी वो वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, फिर किसके लिए ये यूज होता है, तो प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। मैंने आपको बोला कि कोई भी व्यक्ति होगा वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरनली एक्सेस नहीं कर सकता, उसके वो कहाँ से एक्सेस करता है, उसे कॉन्सेप्चुअल लेवल से ही डायरेक्ट यूज करता है। तो ये कौन कौन लोग यूज करते हैं, तो प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटा को हैंडल करता है वो लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। कहाँ से, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी आपका मिरर इमेज होगी वहां से आपको जो भी डेटा चाहिए वो आपको एक्सटर्नल मतलब यूजर को वहां से भेजेगा रिक्वेस्ट के फॉर्म में। जो भी आपने एक्सटर्नल ने रिक्वेस्ट की है, यूजर ने रिक्वेस्ट की है, वही डेटा आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल में से फाइंड करेगा और वही डेटा आपको वापस भेज देगा। तो इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी दी हुई है कि एट द एक्सटर्नल लेवल द डेटाबेस कंटेन सेवरल स्कीमा। तो डेटाबेस के पास तो बहुत सारे स्कीमा होगी, किस तरीके के, क्योंकि यूजर तो बहुत सारे होने वाले हैं, तो किस यूजर को कौन सा डेटा देना है वो किस पे डिपेंड रहता है, उसकी रिक्वेस्ट पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे दिखा है कि द डेटाबेस कंटेन सेवरल स्कीमा, बहुत सारे उसके एक्सटर्नल स्कीमा होते हैं दैट समटाइम कॉल्ड अ सब स्कीमा। ठीक है, तो जितने भी यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं उसे यहाँ पे बोलते हैं सब स्कीमा। द सब स्कीमा इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा है, बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें से इस एक्सटर्नल लेवल को कितना डेटा चाहिए तो उतना उसको उतना ही मिलेगा। जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपका अपना ही डेटा मिलता है ना। ठीक है, तो वैसे ही आप एक्सटर्नल मतलब यूजर हो। ठीक है, मतलब आप सब स्कीमा हो उस पार्ट के एक्सटर्नल लेवल के। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने यहीं पे डिफाइन किया कि सब स्कीमा इज यूज टू डिफरेंट डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटा। आपको डेटाबेस का थोड़ा डिफरेंट व्यू भी मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी डिजाइन की हुई है, तो जैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है वैसा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, द एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा मतलब जो भी आपको परमिशन दी हुई है उसी तरीके से आपको डेटा दिखाई देगा, आप जिस तरीके से चाहोगे वैसे आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द एंड यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस। देखो मैंने आपको यही यही अभी यहीं पे यही समझाया कि एंड यूजर जो होता है वो आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है पर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, आप सिर्फ देख सकते हो, इसलिए इसको व्यू बोलते हैं, व्यू स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आप कर सकते हो नहीं, आपको जो परमिशन दी हुई है वो है उसी पे आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको लाइक करना हो, पोस्ट करनी हो, कोई इमेज अपलोड करनी हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, पर पूरा डेटा आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसके अंदर थी, जैसे थ्री स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर। इंटरनल स्कीमा, सेकंड था कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और थर्ड था व्यू मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद आता है डीबीएमएस लैंग्वेजेस।
डीबीएमएस लैंग्वेजेस मतलब क्या हो गया कि डेटाबेस को हम कैसे, डेटाबेस के अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो वो किसके हाथ में होता है? सिर्फ प्रोग्रामर्स है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके हाथ में ही वो चीज होती है जिसकी मदद से वो डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, मतलब डेटा को मैनिपुलेट चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है डीबीएमएस लैंग्वेज, तो उसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस है वो भी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। डीटीएल लैंग्वेज, डीसीएल लैंग्वेज, डीएमएल लैंग्वेज और टीसीएल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। और DBMS has appropriate languages and interface to express the database query and updates। मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको मुझे एक्सप्रेस, मतलब मुझे उसे यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वेरी की मदद से मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। मतलब उसके अंदर चेंजेस करने के लिए मुझे बीच में क्या चाहिए? एक इंटरफेस चाहिए मुझे। अगर डेटा को डायरेक्टली चेंजेस करना है तो बीच में मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, वो क्वेरी वहां पे जाके एक रन फायर होगी, और फायर होने के बाद जो भी डेटा होगा उसके अंदर वो रन होगा। मतलब जो भी आप डेटा इंसर्ट करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो, जो भी चेंज किया क्वेरी के अंदर, जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है, वही वहां पे जाके वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? वन टाइप ऑफ आपको एक इंटरफेस दे दिया जाता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली वहां पे नहीं जाते, वहां पे चेंजेस नहीं कर सकते, पर क्वेरी की मदद से आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर डेटाबेस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू रीड, स्टोर एंड अपडेट द डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस लैंग्वेज की मदद से आप डेटा को पढ़ सकते हो, स्टोर करवा सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो उन लोगों ने इसके लिए 4 तरीके की लैंग्वेज अलग अलग लोगों के लिए दी है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग यूज होता है, ठीक है, फिर प्रोग्रामर के लिए अलग यूज होता है, फिर यूजर के लिए अलग यूज होता है। तो इन सब के लिए 4 तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई। तो फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकेंड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, थर्ड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और लास्ट है डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब डीडीएल लैंग्वेज क्या डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे बनाते हैं। ठीक है, डेटा बनाना, मुझे डेटा स्टोर करवाना है तो पहले उसके लिए मुझे स्कीमा बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको मुझे कैसे चेंजेस करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करवाना है। फिर आ जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करता है कि उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपडेट, डिलीट, एडिट, ठीक है, वो चीज़। फिर टीसीएल, जो भी आपने ट्रांजेक्शन, जो भी आपने क्वेरी लगाई है, ठीक है, उसको आप कमिट कैसे करवा सकते हो, मतलब फिक्स कैसे कर सकते हो। तो डेटा ट्रांजेक्शन, जो भी आपने क्वेरी लगाई है, जो भी डेटा ट्रांसफर हुआ है उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का स्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर और पैटर्न कैसे होता है वो डिफाइन करता है डीडीएल के अंदर। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्कीमा, स्कीमा मतलब टेबल, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर, पैटर्न, फिर उसके इंडेक्सेस, मतलब उसके अंदर कितने डेटा आपको देने हैं, फिर उसके कंस्ट्रेंट, उसके रूल्स, जो भी आप नेम दे रहे हो तो नेम के अंदर कितनी लेंथ उसकी होनी चाहिए। फोन नंबर है तो उसकी लेंथ 12 डिजिट की या 15 डिजिट की, आपको अनलिमिटेड, तो उसका कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स हो गए। तो आप डीडीएल की मदद से क्या बना सकते हो? उसके अंदर टेबल बना सकते हो, उसके अंदर फील्ड्स बना सकते हो, उसके अंदर जितना डेटा आ रहा है उसकी इंडेक्स बना सकते हो, उसके रूल्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। फिर यूजिंग द डीटीएल स्टेटमेंट यू कैन क्रिएट अ स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। मतलब स्केलेटन मतलब क्या हो गया? एक जैसे हम कैसे बोलते हैं कि हम जैसे घर बनाते, तो घर बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि उसकी दीवार हो, दोनों साइड की दीवार हो, छत बनाते ना, तो वो क्या हो गया? वो एक आर्किटेक्चर हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को उसके अंदर डालने के लिए मुझे पहले उसकी स्केलेटन बनानी पड़ती है। ठीक है, आर्किटेक्चर बनाना है तो आज के आर्किटेक्चर बनाने के लिए पहले हमें क्या यूज करना होता है? डीटीएल लैंग्वेज के अंदर जो भी हमें दिया हुआ है उसका हमें यूज
करना होता है। तो डीडीएल की मदद से आप आर्किटेक्चर बना सकते हो, तो उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये चीज होगी डीडीएल के अंदर। फिर बताता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या हो गया कि डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं मेटा डेटा। इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब डेटा ऑफ डेटा, डेटा के अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं मेटा डेटा सिंपली। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन की मदद से आप क्या बना सकते हो कि डेटा को स्टोर करवाने के लिए भी आप एक डेटा बनाते हो। किस तरीके का, जब भी आप टेबल बनाते हो तो टेबल का नाम आप क्या देते हो, तो स्टूडेंट दे दिया, तो स्टूडेंट के अंदर उसका नाम, ईमेल, फोन, तो डेटा अभी स्टोर नहीं किया आपने, उसकी सिर्फ फील्ड आपने डिफाइन की थी, उसका नाम है, ईमेल है, उसका फोन नंबर है, तो वो जो आपने बनाया उसे डेटा बोलते हैं। किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करवा रहे हो और उसके अंदर भी कौन सा डेटा आपको डालना है, वो आपका डेटा ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, मतलब आप देखिए डेटा डेफिनेशन की लैंग्वेज की मदद से आप उसके नेम्स दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है like a number of table schema, their names, indexes and column। जो भी कॉलम का नाम होता है, जो आगे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, टेबल टेबल के अंदर जो भी एज थी, नेम थी, उसका ग्रेड था, तो वो क्या होगी, उसकी इंडेक्सिस होगी, मतलब उसका स्कीमा हो गया भाई, किस तरीके का स्कीमा बनेगा और कौन सा डेटा उसके अंदर पड़ेगा, वो अभी मैं इसके अंदर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो डीडीएल आपको क्या डिफाइन करके देता है कि कौन सा डेटा आपको डालना है, उसका स्केलेटन और उसका मेटा डेटा आपको देखा देता है। तो डीडीएल की मदद से कौन कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हैं, तो आप तो उसकी मदद से डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल मतलब उसके अंदर जो भी डेटा डालना है उसकी फील्ड कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसका टेबल क्रिएट कर सकते हो। फिर अल्टर, अल्टर मतलब टेबल के अंदर जो आपने फील्ड दी है, नेम दिया है, तो नेम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, तो आपको उसको चेंज करना है, मतलब बदलना है, तो अल्टर को यूज कर सकते हो। जो भी आपने टेबल बनाया है, ठीक है, उसको आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉप यूज होता है। फिर ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब जो भी आपने इसके अंदर रिकॉर्ड डाला है उसको रिमूव कर सकते हो ट्रंकेट की मदद से। फिर रीनेम, टेबल का नाम आप बदल सकते हो। फिर कमेंट, ठीक है, कमेंट मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को आपको वहाँ पे बहुत बहुत सारा समझ में आने वाला नहीं है किसी और को देखने के लिए, तो आप वहाँ पे कमेंट भी ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो जो भी चीजें आने वाली है उसका आर्किटेक्चर, उसको समझने के लिए। ठीक है, फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब जो डेटा हम डाल रहे हैं, जैसे कि हमने डेटा डेफिनेशन के अंदर क्या बनाया, एक टेबल बनाया हुआ है, नेम है, एज है, ठीक है, तो जो नेम है, एज हमने डाली है, तो कौन सा नेम डालना है, तो कि मैंने डाला भाई मुकेश और उसकी एज 30, फिर मैंने डाला कि हरेश उसकी एज है 25, तो ये डेटा हो गया। तो ये डेटा कहाँ पे आता है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। मुझे नया डेटा डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा, जो भी डेटा मेरे पास पड़ा है उसे डाल लेने के लिए सिलेक्ट करवाना पड़ेगा, तो उसकी ये डेफिनेशन होगी। फिर डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब उसके अंदर चेंजेस कर सकते थे, किस तरीके के चेंजेस, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, मतलब उसको आप यूज कर सकते हो, मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हो, किसको, तो भाई डेटा को। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन अ डेटाबेस, मतलब डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो डेटाबेस में से। ऑल्सो इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट, इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट, जो भी यूजर तरफ से उसे जो रिक्वेस्ट मिलती है उसको वो हैंडल करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट। सिलेक्ट की मदद से आप क्या करवा सकते हो, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में से वो डेटा आपको निकाल के देगा। ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा आपका पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, डेटाबेस में से फैच करेगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट की है उसके हिसाब से, और उतना ही डेटा आपको मिलेगा। इंसर्ट, फिर आता है इंसर्ट। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है, तो मैं कौन सी क्वेरी का यूज करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी का यूज करूंगा। ठीक है, फिर अपडेट है, तो जो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है उसके अंदर मुझे कुछ भी बदलना है, नाम बदलना है, की जगह मुझे कोई और नाम रखना है, तो उस नाम को बदलने के लिए यहाँ पे यूज होता है अपडेट। इट इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा। जो डेटा पड़ा हुआ है डेटा टेबल के अंदर
उसको मैं अपडेट की मदद से चेंजेस कर सकता हूँ। फिर डिलीट, इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। डिलीट की मदद से आप कोई सिंगल रिकॉर्ड भी डिलीट करवा सकते हो और बहुत सारा डेटा टेबल के अंदर जितना भी डेटा है उसको भी आप डिलीट करवा सकते हो। ठीक है। फिर है मर्ज, दो तीन तरीके के डेटा आपके पास हो गए तो उसको आप अपडेट भी करवाना है और इंसर्ट भी करवाना है। तो इट परफॉर्म अपसर्ट, अपसर्ट मतलब इंसर्ट भी होगा और अपडेट भी होगा, दोनों करवा सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज बोलते हैं उसे। फिर लॉक टेबल टॉबल, फिर इट कंट्रोल द कॉन्करेंसी, मतलब लॉक मतलब क्या हो गया, एक आपने डेटा डाल दिया तो वापस वो डेटा ऐड नहीं होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, लॉक टेबल यूज होता है। ठीक है। तो ये था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा के अंदर कुछ भी डेटा हमने जो डाला है उसके अंदर चेंजेस करना है तो मुझे इसके अंदर जो पड़ा है सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट, इन सबको रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेजना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ जो आपने क्वेरी लिखी है उसके हिसाब से डेटा को सिलेक्ट करेगा, अपडेट करेगा, इंसर्ट करेगा या डिलीट करेगा। ठीक है। तो डेटा को चेंजेस करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा बनाने के लिए हम यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर आता है DCL, डेटा को कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज, मतलब जो भी डेटा आपने स्टोर करवाया है, ठीक है, उसके अंदर मुझे कौन कौन से चेंजेस करवाने हैं, मतलब जो भी चेंजेस हो गए हैं वो मुझे डेटा चाहिए या फिर मुझे वापस पुराना डेटा है वो चाहिए। तो जहाँ तक आपका पुराना डेटा है वो चाहिए तो उसके लिए ये लोग यूज करते हैं यहाँ पे DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब डेटा को कंट्रोल करेगा। तो DCL stands for Data Control Language. It is used to retrieve the store और सेव डेटा, जो भी डेटा यहाँ पे सेव हुआ है उसको स्टोर करेगा और उसमें से डेटा आपको मिल भी सकता है। ठीक है। तो DCL एग्जीक्यूशन इज ट्रांजेक्शनल, मतलब जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन होता है और वो रिकॉर्ड करके भी रखता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके भी रखता है कौन सा ट्रांजेक्शन किस टाइम पे हुआ है, मतलब लॉग्स उसके पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो हैज अ रोल बैक पैरामीटर, उसके अंदर मुझे वापस पुराना डेटा भी चाहिए तो मैं रोल बैक भी पीछे भी उसे ले जा सकता हूँ, भाई इतना डेटा ही मुझे चाहिए, 2 दिन पहले का डेटा चाहिए तो वहां तक ही वो डेटा देता है। 20 दिन पहले का मुझे, जब तक मैंने डेटा चाहिए, डेटा स्टोर करवाए तो 20 दिन पहले का डेटा मुझे चाहिए तो वहां तक का भी डेटा मुझे मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती है, का डेटा को तो ओनली डेटा स्टोर होता है। ठीक है। और जो डेटा स्टोर हुआ है वो कहाँ तक हुआ है, 20 दिन पहले का हुआ है, 20 दिन बच्चे बाद का हुआ है, तो जहाँ तक का हुआ है वहां तक का मुझे डेटा चाहिए। तो इसके अंदर दो ही चीजें आप हो सकती है, और किस कमांड की मदद से हो सकती है, तो भाई ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट की मदद से क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस, मतलब किस यूजर को कितना डेटा एक्सेस करवाना है उसकी यह परमिशन देता है, मतलब ग्रांट। प्रिविलेज मतलब उसे एक्सेस देता है, ठीक है, मतलब परमिशन देता है। तो ग्रांट का मतलब किस यूजर को कितना डेटा देना है उसके लिए ये ग्रांट कमांड यूज करता है। फिर रिवोक, मुझे पीछे का डेटा भी चाहिए तो उसके लिए यूज करते हैं ये रिवोक। इट इज यूज्ड टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, मतलब पीछे का डेटा मुझे जहाँ तक मैंने उसको परमिशन दी है उसी वहां तक ही मुझे डेटा वापस चाहिए, तो इसके लिए ये रिवोक यूज करते हैं। ठीक है। तो ये था DCL, मतलब डेटा को कंट्रोल करेगा सिंपली। फिर होता है ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर जो भी डेटा चेंजेस हुआ है किसकी मदद से, DML की मदद से, तो वो पुराना डेटा मुझे चाहिए या फिर वापस मुझे वहां तक ले जाना है, तो इसके लिए TCL का यूज होता है। तो TCL इज यूज्ड टू रन द चेंजेस मेड बाय DML स्टेटमेंट। DML स्टेटमेंट के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है वो TCL की मदद से आप वापस यूज कर सकते हैं। तो TCL कैन बी ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल ट्रांजेक्शन, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन DML के द्वारा किए हुए हैं, समथिंग 100 ट्रांजेक्शन आपने एक साथ कर दिए तो 100 आपको एक साथ वो दे देगा। फिर आपको ऐसा करना है कि जो भी आपने डेटा उसके अंदर स्टोर करवाया है उसको आपको फिक्स करना है, मतलब अब चेंजेस नहीं करना। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कमिट। ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू सेव ट्रांजेक्शन ऑन डेटाबेस,
कमिट किस लिए होता है? जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए कमिट कमांड का यूज किया जाता है। फिर रोल बैक, तो रोल बैक की मदद से आप जो भी लास्ट रिकॉर्ड आपने जो स्टोर करवाया था उसको वापस आप रिस्टोर करवा सकते हैं। मतलब एक बार आपने लास्ट वीक में जो भी ट्रांजेक्शन की है उसको मुझे वापस एक बार और ट्रांजेक्शन चाहिए वहां तक के, तो रोल बैक की मदद से वहां तक की मुझे जितनी भी क्वेरी थी वो भी मुझे वहां से टीसीएल की मदद से मिल सकती है। ठीक है, तो ये मेनली यूज होने वाले लैंग्वेजेस डीबीएमएस की डीडीएल और डीएमएल, जबकि डीसीएल और टीसीएल लैंग्वेज ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। और जो भी डेटा डीएमएल और डीडीएल के अंदर है वो सारा डेटा कौन यूज करता है? प्रोग्रामर्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटर के सिवा प्रोग्रामर्स ही यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और डीसीए और टीसीएल और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के डायरेक्ट जो डेटाबेस के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं वही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी कि थ्री स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर और डीबीएमएस की लैंग्वेज कितनी होती है और किस तरह की उसके अंदर वापस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। तो जो भी हमने डीबीएमएस की लैंग्वेज पढ़ी उसमें से डीएमएल हम ज्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, और डीडीएल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। तो इच्छा इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको डेटाबेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चले, क्योंकि डेटाबेस आपको कोई भी टेक्नोलॉजी में जाओगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, तो नेट पर सर्च करना हो तो नेट पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो रहा है तो उसके रिलेटेड जो अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं जो आपको RNWIT की जो एप्लीकेशन है उसके अटेंडेंस के लिए आपको यहाँ पे सबमिट, वहाँ पे सबमिट आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।